ओके, वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग पाइथन क्लास की कोडिंग पढ़ने जा रहे हैं, पाइथन सीखने वाले हैं। और बेसिकली पाइथन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज की डेट में पाइथन का इस्तेमाल हर जगह हो रहा है। तो आज एक डेमो क्लास है। आप सब लोगों को मैं पाइथन के बारे में एक इंट्रो दूंगा। आप लोगों को पाइथन अलग अलग बैचेस में मिलेगी। कहने का मतलब है मेरे पास जो इस पाइथन पढ़ने वाले बैच हैं, इनमें से बहुत सारे बच्चे बीटेक के हैं। ओ लेवल के बच्चे सबसे ज्यादा है, ए लेवल में भी है, आप लोगों के बीसीए में भी है। इनफैक्ट सभी जगह कोडिंग के यूज होता है। और आजकल तो सीबीएसई बोर्ड में क्लास 10th 11th में भी पाइथन है। तो पाइथन को बहुत ही सिंपल वे में समझने के लिए मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से कोडिंग बताऊंगा, पाइथन काम कैसे करती है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो भी डाउट्स हैं हम लोग क्लास के एंड में और बीच में भी टाइम टू टाइम पूछते रहेंगे, देखते रहेंगे। एक चीज और, अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है, मान लीजिए किसी दिन आप क्लास लाइव नहीं भी आ पाते, तो आपको ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आपको बस एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है और एंड्रॉइड पर भी अवेलेबल है। आप लोगों ने सीधा जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन आपको पता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। आप सर्च करिएगा आईसीई एकेडमी। और इसके सर्च करने के बाद अगर आप लोगों ने कोर्स ले रखा है, दैट इज गुड। उसमें आपके ये वीडियोस ऐड हो जाएंगे। मैं पूरा बता रहा हूं कैसे होगा। और अगर इन केस अगर आप लोगों के पास एप्लीकेशन नहीं है, तो आप लोग ये एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पे जाइएगा। इसमें नीचे नंबर 3rd पर आपको स्टोर दिखाई देगा ये। और स्टोर पे सर्च करिएगा, ऊपर सर्च बार आएगा, उस पे सर्च कर लीजिएगा पाइथन। पाइथन सर्च करने के बाद आपको पाइथन की 2-3 प्रोग्रामिंग दिखेंगी, बिकॉज ए लेवल में भी है। तो जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक पाइथन ये वाली कोडिंग दिखेगी, ओ लेवल पाइथन जुलाई 23। आपको ये वाला बैच ओपन कर लेना है। हमारा जो मॉड्यूल है 5.1 है, जो नया मॉड्यूल आया है, क्योंकि अब जो कोर्सेज या जो ओ लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो सारे एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल के लिए आपको कोडिंग अच्छे से सीखनी पड़ेगी। इसके कंटेंट पे आप लोग चले जाइएगा। कंटेंट के अंतर्गत आप लोग देखेंगे यहाँ पे सारा कंटेंट आपको दिखाई देगा। इसको पढ़ना कैसे है मैं आपको अभी थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये कंटेंट पुराना है रिकॉर्डेड, जिसमें कि ये वाला क्रैश कोर्स मैंने अभी 2-3 महीने पहले ही आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया था बच्चों का। क्रैश कोर्स का मतलब ही होता है कि जिनके पास टाइम की शॉर्टेज है और वो सिर्फ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। जैसे यूपी पीसीएल में आती है पाइथन। आजकल तो आरओ एआरओ के साथ साथ आप लोगों की और भी छोटी मोटी जगह पर पाइथन लैंग्वेज पूछी जाने लगी है। राजस्थान बोर्ड में भी आने लगी है, कई जगह पर। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो आप पाइथन का ये क्रैश कोर्स कर लीजिए। क्रैश कोर्स इस हिसाब से बनाया गया है कि देख रहे होंगे छोटे छोटे वीडियोस हैं, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट के। और इसमें आपके सारा कंटेंट अवेलेबल है। सब कुछ बड़े शॉर्ट और बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। अगर आप दिन में 3-3 4-4 वीडियो देखेंगे तो ये पूरी की पूरी कोडिंग जो पाइथन की है, जो आपका सिलेबस है, ये मात्र 15 दिन में फिनिश हो जाएगा। तो ये शॉर्ट टर्म में है। इसको तो पहले कर ही लीजिएगा, ताकि जब आप लोगों को कोर्सेज पढ़ाया जाएगा तो आपको पहले से थोड़ा सा आइडिया है। अब जैसे इस वाले कोर्स पे आपने शुरुआत की, मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ा रहे हैं, तो आप पहले से पढ़ के आएंगे 10 मिनट का, तो आपको पहले से आइडिया होगा कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। तो ये उस हिसाब से डिजाइन किया गया है। नंबर सेकेंड, ये जो नीचे वाली क्लास का फोल्डर आप देख रहे हैं, जिसमें 69 वीडियोस दिख रहे हैं, ये डिटेल क्लासेस है पूरी। डिटेल क्लासेस का मतलब है इनमें पूरी थॉरो क्लासेस हैं। और देख रहे होंगे इनकी ड्यूरेशन भी लगभग आधे आधे घंटे की है। इन डिटेल क्लासेस में आप लोगों को पुराना जितना भी बैच था उनका ए टू जेड सारी प्रोग्रामिंग इसमें पूरी डिटेल में है। यहाँ की हम लोगों ने पूरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स। तो आपको ये पूरी डिटेल प्रोग्रामिंग यहाँ मिल जाएगी। अगर आप इन वीडियोस को लैपटॉप पे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल की जगह लैपटॉप में हम लोग अपनी क्लास को कैसे कंटिन्यू करेंगे। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बीटेक फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए नोट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये एक फोल्डर बनाया गया है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश के नोट्स दिए गए हैं। पूरा अच्छे से नोट्स है, चैप्टर वाइज नोट है। इसको आप लोग ओपन करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, वरना एज इट इज इन नोट्स की कॉपी कर सकते हैं। मैं ओ लेवल वाले बच्चों को सजेस्ट करूंगा कि ये नोट्स ना बनाएं। जो आपको वीडियोस में बताया जाता है बस उसको पढ़ें। उसके बाद, क्योंकि आपके उसमें डिस्क्रिप्टिव तो आना नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव ना आने के कारण आपको अगर नोट्स बनाते भी हैं तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुछ मोटी मोटी चीजें जिनको नोट्स में जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया कि पाइथन का जनरेट कौन किया है, कि ये किस किस सर्वर साइड है या किस तरह की है, वो एक अपनी लैंग्वेज में वीडियो के दरमियान आप लोग जरूर लिख लें।
नेक्स्ट, हिंदी में भी यही सारा कुछ मिल जाएगा। उसके साथ-साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है आप लोगों के एमसीक्यू टेस्ट या एमसीक्यूज़ की पूरी प्रिपरेशन करना। एमसीक्यू का मतलब ही आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें हमने पूरे डिटेल एमसीक्यू हैं। सबसे ज़्यादा पाइथन में एमसीक्यू सेट्स हैं, 43 फाइल्स हैं और हर फाइल के अंदर हमने पूरा डिटेल में बनाया है ताकि हिंदी, इंग्लिश किसी में भी ना छूटे। चैप्टर वाइज़ से शुरुआत करेंगे। आपको आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा दिया, तो आप उसे क्लिक करिए। चैप्टर 1 से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चंस जनरेट होते हैं एमसीक्यूज में, वो आपको पूरे पीडीएफ के फॉर्म में इसमें दिख जाएंगे इस तरीके से, विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर दिया गया है फ्लो चार्ट, तो आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है। तो ये एमसीक्यूज आपको चैप्टर वाइज क्लासेस के दरमियान ही खत्म कर लेने चाहिए। दूसरी चीज है, हम लोगों ने एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज के साथ साथ हिंदी के फॉर्मेट में टॉपिक वाइज भी मैंने इकट्ठा किया है। अभी मैं इसको अपग्रेड करता रहता हूँ बीच बीच में, जैसे बिट वाइज के, बिल्ट इन फंक्शन, डिक्शनरीज, लिस्ट, इन सभी के एमसीक्यूज हैं। यानी कि आप किसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली भी फॉलो कर सकते हैं। और नीचे जो आप सेट्स देख रहे हैं, ये आप लोगों के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक हैं, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंगली बनाया गया है। आप किसी भी सेट को क्लियर करेंगे तो सेट्स पे 30, 40, 45, 50 क्वेश्चंस पाइथन के आपको पूरे मिल जाएंगे पढ़ने के लिए। पाइथन को में इंग्लिश में अगर आप लोग शुरुआत से ही फॉलो करेंगे तो आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हिंदी में पढ़ना से ज्यादा बेहतर रहती है आप इंग्लिश में पढ़ें, बिकॉज उसके सिंटेक्स हिंदी में उतने अच्छे नहीं एक्सप्लेन होते। तो ये तो हो गया पढ़ना कैसे है। उसके बाद लास्ट में जब आपके एग्जामिनेशन टाइम्स आएंगे तो यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी डाल दिए जाएंगे। आप उन टेस्ट को अपने घर पे बैठे बैठे टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ, आपके कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें 50-40 क्वेश्चंस के आसपास टेस्ट होगा। आप क्लिक करके सॉल्यूशंस भी देख पाएंगे, जैसे नॉर्मल मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। एंड आखिरी में आप लोगों को पेपर्स भी मिल जाएंगे, जो लास्ट ईयर्स के ओ लेवल के पेपर आए थे विद सॉल्यूशंस आएंगे। वो सारे पेपर्स आपको इसमें अवेलेबल हैं। पुराने जितने भी नए पैटर्न, अभी जैसे जनवरी वाला आ गया है तो मेरे पास आ गए हैं सारे पेपर्स, मैं उसे भी अभी अपलोड कर दूंगा। इनके सॉल्यूशंस भी आपको उसी में मिल जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पाइथन पढ़ने के लिए ये बहुत है, सफिशिएंट है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करते हैं। आज एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो पहले समझ लीजिए सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज की डेट में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं पाइथन में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, और इनके नोट्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप लोगों को पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। कोडिंग में हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पाइथन कोडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं, इस पाइथन कोडिंग में हम लोग देखेंगे कि ये फ्लो चार्ट और ये सारी चीजें हैं क्या। पहले बेसिक से शुरू करते हैं। एक वर्ड आता है एल्गोरिदम, और ये आप देखिएगा आपका जो पेपर्स होते हैं उनमें ये जरूर पूछा जाता है, यानी जरूर इन द सेंस कि ये 100% आपके उसमें आएगा ही आएगा कि हाँ, बेसिकली एल्गोरिदम क्या है, उसकी एक शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी होगी इस तरीके से। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि थ्योरी क्या है। एल्गोरिदम जो है, ये बेसिकली इसका एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जिससे कि आप कोई भी प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसको समझ सकते हैं। इसमें कोई हिंदी और इंग्लिश का या कोई कोडिंग का लेना देना नहीं है। एल्गोरिदम एक सिंपल सी लैंग्वेज में लिखा गया एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम भी कहना गलत होगा, ये स्टेप्स हैं जिसमें आप लोग ये बताते हैं कि प्रोग्राम्स वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। तो पाइथन को हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं। ये कोई कोडिंग नहीं होती, ये सिर्फ समझने के लिए होता है कि हमारा प्रोग्रामिंग का स्टेप्स कैसे हैं, किस तरीके से काम करेगा। सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता है, इंग्लिश फॉर्मेट में लिखा जाता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके लिखा जाता है। इससे आप लोग प्रोग्राम्स का ऑर्डर सेट कर सकते हैं। प्रोग्राम में कुछ नया टॉपिक ऐड करना है, किस स्टेप में ऐड करना है, कुछ मिटाना है, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में दिखाता हूं, तो आप लोगों को ये बहुत आसानी से समझ आएगा। अब क्योंकि थियरी प्रोग्राम्स नहीं होने के कारण हम लोगों के ये सारे, क्योंकि आजकल पाइथन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आती है, तो थियरी तो कहीं आएगी ही नहीं, सिर्फ प्रोग्रामिंग कोड्स आएंगे, आपको आउटपुट बताना है एमसीक्यू पैटर्न में। तो इसी हिसाब से आप लोगों को इसकी प्रिपरेशन भी करनी है। अब देखा जाए तो इसमें स्टेप्स लिखे रहते हैं। प्रोग्राम यहाँ से शुरू हो रहा है और प्रोग्राम यहाँ पर खत्म हो रहा है। अब मैं आपको कुछ बेसिक से दिखाता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि आपको एक एल्गोरिदम लिखना है, एक शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कह लेते हैं
एल्गो लिखना है आपको। तो एल्गो लिखने का मतलब है फॉर एडिंग टू नंबर्स। दो नंबर्स को ऐड करना है, इसका एक छोटा सा प्रोग्राम बनाइए। तो आप प्रोग्राम बनाने का मतलब अभी चालू नहीं कर सकते, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है, ना सी पता है, ना पाइथन पता है, ना लैंग्वेज पता है, कुछ भी नहीं पता। तो हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे, किस तरीके से प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम काम कैसे करेगा, यहां से शुरू करते हैं। तो आप मान के चलिए कि एक रोबोट है और इस रोबोट से आप कोई प्रोग्रामिंग बनने के लिए कह रहे हैं। तो रोबोट काम कैसे करता है, रोबोट स्टेप बाय स्टेप काम करना शुरू करेगा। सबसे पहला आपने उससे कहा शुरू करिए, तो आपको वो बोलेगा स्टेप नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 2, अब दो नंबर्स को ऐड करना है। दो नंबर्स को ऐड करना है तो पहले उसे दो नंबर देने पड़ेंगे। भाई एक प्रोग्राम है, खाली है, दिमाग खाली है, और खाली दिमाग को बोला जा रहा है दो नंबर ऐड करिए, तो वो बोलेगा ना एंटर टू नंबर्स, लेट एक्स कॉमा वाई। दो नंबर्स इसी तरीके से तो ऐड होंगे, दो नंबर इसी तरीके से तो इनपुट होंगे प्रोग्राम। और ये कोई मैंने कोडिंग नहीं लिखी है, ये तो इंग्लिश की लैंग्वेज, और इंग्लिश की लैंग्वेज कोई फिक्स नहीं होती। आप ऐसे भी तो लिख सकते थे एंटर टू नंबर एक्स कॉमा वाई, या एंटर एक्स एंटर वाई। तो आप इस तरीके का कोई भी एक सिंपल लैंग्वेज तैयार कर लीजिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। फिर आपने लिख दिया लेट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। भाई आपने इसको बताया कि हमारे प्रोग्राम में दो नंबर यूजर या कोई भी नंबर एंटर हो रहे हैं एक्स और वाई, और उन दो नंबरों को हम लोग ऐड करके कहाँ स्टोर कर रहे हैं, z में। एक स्टेप अगला बताया शो आउटपुट, या लिख दिया प्रिंट z, और फिर उसके बाद स्टॉप कर दिया। ये जो मैंने यहां पर स्टेप्स लिखे हैं, ये जो मैंने आपको 1 2 3 करके स्टेप्स लिखे हैं, इन्हीं को हम लोग सिंपल भाषा में कहते हैं एल्गोरिथम। ये क्यों लिखाया गया, क्या जरूरत थी इसकी? ये इसलिए जरूरत थी कि ताकि अगर कोई प्रोग्राम गलत हो रहा हो तो आप यहां से पकड़ पाएंगे कि स्टेप्स कहां गड़बड़ कर रहे हैं। जैसे अगर मैं यहां पर इसको मिटा दूं और इसकी जगह ये लिख दूं, तो आप प्रोग्राम ऊपर से नीचे शुरू करते हैं। हम लोगों ने कहा कि प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, एंटर टू नंबर एक्स और जेड, दो नंबर एक्स और जेड एंटर किए जाए। तो भाई एक्स कोई भी दो नंबर डाल दिए, मान लेते हैं कि एक्स की वैल्यू हमने मान ली 5 और जेड की वैल्यू हमने मान ली 10। तो क्या ये स्टेटमेंट सही काम करेगा? यहां पे कहां गलती हो रही है, स्टेटमेंट में कहां गड़बड़ी हो रही है? हाँ, स्टेटमेंट में गड़बड़ी ये हो रही है कि एक्स की वैल्यू तो यूजर को पता चल गई है, लेकिन y की वैल्यू क्या है ये प्रोग्राम को पता ही नहीं है। तो प्रोग्राम यहां के अटक गया, और z की वैल्यू तो उसको 10 पहले से है उसके पास, तो हम z क्यों कैलकुलेट करें? तो यहां पर हमें इस एल्गोरिथम से ये क्लियर हो गया कि ये प्रोग्राम में यही कहीं गड़बड़ी हो रही है। तो इसको सही करने का तरीका क्या है? क्या हम लोग इस प्रोग्राम में इसको लिख दें तो क्या आंसर काम करेगा? क्या ये लिख देंगे तो आंसर काम करेगा? जिस बच्चे को पता है वो अपना हाथ रेज कर सकता है अपने एप्लीकेशंस पे। अगर हम लोग ये लिख देते हैं तो वैसे तो x की वैल्यू यहां से क्या मिल गई 5, और z की वैल्यू कितनी मिल गई है 10, तो ये चीज 15 हो गई, और ये z में जाके स्टोर हो गई है। इसका मतलब है पुराना वाला z जो है वो अपने आप को क्या कर लेगा, अपडेट कर लेगा। और अब इस तरीके से हम लोग सही करके या इस तरीके से हम प्रिंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, प्रोग्रामिंग के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। प्रोग्रामिंग के हिसाब से x इक्वल टू एक्स प्लस 1 अगर आप ऐसे लिखते हैं और ऊपर आपने x की वैल्यू 4 बता रखी है, तो आप बता सकते हैं कि इसके बाद क्या स्टेटमेंट आने वाला है। इस x का मतलब होता है पुराना वाला x, और इस x का मतलब क्या होता है न्यू वाला x। तो पुराना वाला x तो ऊपर हमने डिफाइन कर ही रखा है 4, और अब नया वाला x क्या हो गया 4 प्लस 1 यानी कि 5। तो अब अगर आप x प्रिंट करोगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा।
तो एल्गोरिदम ने हेल्प की ना हमारी। वैसे तो इसका एक आसान तरीका है कि हम लोग इसको एक नया वेरिएबल दे दें और अब हम लोग ये प्रिंट कर लें। तो कुल मिलाकर आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों का ये जो एल्गोरिदम है ये इंग्लिश में लिखने वाले स्टेप्स हैं और इन स्टेप से हम लोग बड़े आराम से प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। इरफान का सवाल आया, बताइए इरफान। और इसी के बाद हम लोग एक दो स्टेप्स और देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। एक और इसी में आपको अगला स्टेप जो पढ़ने को मिलने वाला है या अगला टॉपिक पढ़ने को मिलने वाला है, इस टॉपिक का नाम है फ्लो चार्ट। ये 100% आपके सिलेबस में आता ही आता है, 2 या 3 क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। क्लियर? तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका भी एक छोटा सा इंट्रो दे दूं, फिर मैं दोनों के कंबाइंड क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं। ये इससे अभी याद रखिएगा, ये कोई प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, ये कोई प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुई है, ये प्रोग्रामिंग समझने के लिए भूमिका बनाई जा रही है। मैं आपको पहले दिखा देता हूं कि हम लोग जो पार्ट पढ़ने जा रहे हैं या कर रहे हैं वो सिलेबस के फॉर्म में आप कैसे देख सकते हैं। जो ओ लेवल कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो ओ लेवल वाले स्टूडेंट्स को दिखा दें कि आप लोगों की जो सिलेबसेस हैं वो इस साइट पर अवेलेबल है और यहाँ से आप लोग, और यही सेम सिलेबस आप लोगों को जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहीं पे सेम सिलेबस आपको वहां पर भी मिल जाएगा, क्योंकि आजकल सिलेबस में वो सीधा सीधा लिख देते हैं ओ लेवल के इक्वलेंट। तो ओ लेवल का जो पुराना सिलेबस था उसको अपग्रेड करके 5.1 बना दिया गया है और इसमें कुछ नहीं है, बस सेम सिलेबस है, बस डिफरेंस क्या कर दिया, ये एमसीक्यू बेस्ड हो गया। और आप थोड़ा सा सिलेबस को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये रहा हमारा पहला। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा, अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, एल्गोरिथम्स क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और साथ ही साथ डीबगिंग और ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर ये पूरा का पूरा एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट से है, यहां से शुरू होगी आपकी पाइथन प्रोग्राम। और ये ऊपर की जो दो यूनिट्स हैं ये कॉमन यूनिट्स हैं, ये सभी जगह इस्तेमाल होती हैं। सभी जगह का मतलब है आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग को कहीं पे भी सीखने के लिए आपको फ्लो चार्ट एल्गोरिथम आना जरूरी है। तो चलिए अब फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्या है, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो आपको आसानी होगी समझने में। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि ये एक प्रकार से डायग्राम है जो कि किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को शो करता है। तो क्वेश्चन जरूर आएगा, बताइए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन को क्या कहते हैं एल्गोरिथम। तो अगर कभी ये एक सेम सेंटेंस यूज करते हैं, किसी भी डायग्राम को रिप्रेजेंट करना है, एल्गोरिथम को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको हम लोग फ्लो चार्ट कहेंगे। तो फ्लो चार्ट एक ऐसा मेथड है जिससे कि आप अपनी चीजों को डायग्राम के फॉर्म में, अपने प्रोग्राम को डायग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। अब डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायग्राम के सिंबल्स पता होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी आता है, आपके स्क्रीन पे लिखा होगा, एक फोटो बनी होगी, अभी मैं आखिरी में जब दिखाऊंगा आप लोगों को इस तरीके से कैसे क्वेश्चन आए तो आपको समझ आएगा। इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों का बेसिक सिंबल बताइए, और सिंबल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला सिंबल है टर्मिनल। टर्मिनल इस तरह के ओवल फॉर्म में होता है। जब भी आपको आपका प्रोग्राम स्टार्ट या स्टॉप करना है तो आप लोग यहां से लगाएंगे, यानी कि हर फ्लो चार्ट के शुरू और अंत में ये सिंबल बनाया जाएगा। ठीक। और इस बार के प्रैक्टिकल एग्जाम में ये आया था, प्राइम नंबर निकालने का फ्लो चार्ट बनाइए, फ्लो चार्ट दे दिया था उन लोगों ने। नंबर सेकंड, कभी भी डेटा इनपुट या आउटपुट करना होगा। इनपुट आउटपुट का मतलब है प्रोग्राम में कोई वैल्यू डालना और प्रोग्राम से कोई वैल्यू बाहर लेना। जैसे कि अगर हम चाहते हैं कि प्रोग्राम में x की वैल्यू 10 इनपुट हो, तो प्रोग्राम में वैल्यू जो डाल रहे हैं, प्रोग्राम को वैल्यू जो दे रहा है यूजर, वो इनपुट से देगा और जो प्रिंट कर रहा है वो आउटपुट से देगा। इसी को इनपुट आउटपुट बॉक्सेस भी कहते हैं। ये पैरेललोग्राम के फॉर्म में इस तरीके से बनाया जाता है। अगला है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग वर्ड का मतलब होता है कि जब कभी कोई कैलकुलेशन हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो प्रोसेसिंग इस तरह का सिंबल बनाया जाएगा, एक रेक्टेंगल फॉर्म में, इसको कहते हैं प्रोसेसिंग। ये है डिसीजन बॉक्स, इसको डायमंड बॉक्स भी कहते हैं और ये इफ कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। इफ, अभी कंडीशन आप लोग पढ़ेंगे,
जैसे रिजल्ट निकालना है, तो बच्चा पास है या फेल है, ये कैसे पता करेंगे कि अगर परसेंटेज, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 33 तो पास है, ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो पास हो रहा है, यस या नो। तो अगर पास है तो यस कर देंगे, नहीं है तो फेल लिख देंगे। तो इस तरह के डिसीजन लेने के लिए ये डिसीजन बॉक्स बनाया जाए। ये है कनेक्टर, ये क्वेश्चन इस बार क्या आया था। कनेक्टर का मतलब होता है जब पेज बहुत बड़ा होता है और प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है, तो हमें लाइनें बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, तो हम एक पेज बनाते हैं, फिर दूसरे पेज को कनेक्टर से कनेक्ट कर देते हैं ताकि एक से दूसरे हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पर प्रोग्राम बनाना शुरू किया, ये एक पेज है और इस पेज पर आप लोगों ने फ्लो चार्ट और दुनिया भर के प्रोग्राम्स ये वो सब करिए। अब इसी में गुचर पुचर तो हम कर नहीं पाएंगे, हमें दूसरा पेज चाहिए, तो यहाँ पर हमने कनेक्टर लिखा 1 और दूसरे पेज में हमने 1 के आगे से यहाँ से चालू कर दिया। तो इस तरह के सिंबल्स को कनेक्टर कहा गया। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है वो है फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का मतलब होता है कि प्रोग्राम की दिशा दिखाता है कि प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, किस तरह के किस दिशा में जा रहा है। जैसे आपको यहाँ पे एरो दिख रहे होंगे, ये एरो दिखाता है फ्लो लाइंस। बस यही सिंबल्स है। आपको एक पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि कैसे फ्लो चार्ट इनपुट हो रहा है, कैसे आउटपुट हो रहा है, ये समझने के लिए सबसे बढ़िया है। यहाँ आपने देखा स्टार्ट और एंड, इनको मैंने क्या बताया था, ये क्या कहलाते हैं, ये सारे टर्मिनल बॉक्स कहलाते हैं। आप लोग टर्मिनल में इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये शुरुआत और एंड में है, ठीक है। ये वाला कौन सा शेप कहलाता है, ये कौन सा बॉक्स है, ये इनपुट आउटपुट बॉक्स है, पैरेललोग्राम के शेप में होता है, लेकिन इसे कहते क्या है, इनपुट आउटपुट। तो यहाँ भाई प्रोग्राम के शुरू में इनपुट होगा। ये वाला बॉक्स कौन सा कहलाता है, ये वाला बॉक्स आपका प्रोसेसिंग बॉक्स है। प्रोसेसिंग बॉक्स का मतलब समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ से प्रोसेस कर पाएंगे, यहाँ से कैलकुलेशन कर पाएंगे। ये वाला बॉक्स कौन सा है, ये डिसीजन बॉक्स है। इसमें दो आउटपुट निकलते हैं, यस या नो। अब देखिए नो को फिर से हमने इनपुट में डाल दिया, तो ये रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग करेंगे। फिर ये वाला बॉक्स कौन सा है, ये भी कोई कैलकुलेशन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और ये आउटपुट हो रहा है। तो इनपुट आउटपुट एक जैसे दिखते हैं, और एंड या स्टॉप कर दिया। तो फ्लो चार्ट कैसे काम कर रहा है, सभी को क्लियर हो गया। तो ये इस तरह के सिंबल्स को बनाना ही फ्लो चार्ट कहलाता है। तो मैं एक छोटे से क्वेश्चन से आप लोगों को दिखाऊंगा, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि फ्लो चार्ट कैसा है, किस तरीके से काम करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया सा ये है, सेकंड पीडीएफ है, एल्गोरिथम फ्लो चार्ट एग्जांपल। आप लोग ये वाली पीडीएफ खोल लीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारे एग्जांपल्स विद फ्लो चार्ट के साथ आपको मिल जाएंगे, आपको बड़े आराम से समझ आ जाएगा। वही छोटी सी डेफिनेशन है, एल्गोरिथम जो वर्ड है वो मैथमेटिक्स के एल्गोरिथमी इस तरीके की टेक्निक से, मतलब इस वर्ड से शुरुआत हुई इसकी, और इसके ये फायदे हैं, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फ्लो चार्ट के लिए भी मैंने आपको सिंबल बताए, ये सारे सिंबल्स भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग, अच्छा ये एक दो और रह गए, ये भी देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं नीचे डॉट डॉट डॉट, ये कमेंट्स होते हैं। कमेंट्स का मतलब है कि कभी कभार ऐसा भी होता है फ्लो चार्ट आप बनाएंगे तो वहां पे टिप्पणी करनी पड़ेगी कि ये किस लिए बनाया है, तो उस टिप्पणी करने को कमेंट्स कहते हैं। प्री डिफाइंड प्रोसेस, प्री डिफाइंड प्रोसेस का मतलब होता है कि पहले से वो प्रोग्राम इसमें इनबिल्ट था। जैसे मान लीजिए हमें पाई की वैल्यू, पाई पाई का इस्तेमाल करना, पाई तो 3.14 पहले से प्री डिफाइंड, तो हम लोग उसके लिए अलग से प्रोग्राम ना बना के प्री डिफाइंड वैल्यूज यहाँ से ले लेंगे, ठीक। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ एक छोटा सा प्रोग्राम जिससे कि आप लोगों को काम आएगा। अच्छा हाँ, आप लोग कंप्यूटर में और मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस, लिखने का तरीके में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, वो आप पहले यही समझ लीजिए। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा। अगर कोई चीज पावर में लिखनी है, जैसे यहाँ a की पावर 3, तो आप प्रोग्राम में पावर में ऐसे नहीं लिख सकते। प्रोग्राम में आपको पावर में लिखने के लिए ये सिंबल लगाना पड़ेगा, एक्सपोनेंट। समझ आया ये क्या है, a पावर 3 है, अब a की वैल्यू जो भी हो, ये जो है इसे क्या कहेंगे, परसेंटेज का जो साइन बना है, इसके लिए हम लोग लगाते किसके लिए, रिमाइंडर के लिए। ये रिमाइंडर है हमारा, ठीक।
ये हमारे रिमाइंडर के लिए श्लो करता है। तो इन सिंबल्स को याद रखिएगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताओ इसका अंदर क्या आएगा। ये बेसिकली हमारा मॉडुलस निकाल रहा है, रिमाइंडर वैल्यूज निकाल रहा है। तो 10 को 2 से डिवाइड करिए, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 जो आएगा वो कोशेंट है, और जो शेषफल बच गया वो रिमाइंडर है। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये ऑपरेटर्स हैं, रिलेशन ऑपरेटर कहते हैं। लेस देन इक्वल टू आप लोग मैथ्स में ऐसा लगाते हैं, इसमें ऐसा नहीं लगा पाएंगे। इसमें आप लोगों को लगाने के लिए ये सिंबल दिया है, पहले ऐसा लगाइए और फिर ऐसा लगाइए। क्लियर हो गया। और ये इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये नहीं लगा सकते आप लोग। नॉट इक्वल टू के लिए आपको ये लगाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेशन इक्वल टू। आगे सभी को समझ में, ये सिंबल्स याद रखिएगा, क्योंकि अभी प्रोग्रामिंग होगी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन होंगे, तो आप लोगों को इनकी जरूरत पड़ने वाली है। एंड सिंबल का यूज होता है, जिन लोगों ने लॉजिक्स पढ़े हुए हैं, लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, उसी पर आधारित है ये। क्लियर। तो ये सिंबल्स हम लोगों को इसमें भी मिलने वाले हैं, और बाकी तो ये लूपिंग है, ये हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब आपके स्क्रीन पर एक सिंपल सा एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट, दोनों चीजें आपको एक साथ दिख रही हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि आप लोगों को एक एल्गोरिथम और एक फ्लो चार्ट बनाना है, जिसमें कि दो नंबर्स को ऐड करना है। ये वाला मैंने आपको अभी भी थोड़ी देर के पहले बताया था। स्टेप 1 स्टार्ट करिए। स्टेप 2 मैंने एक ही लाइन में दो चीजें इनपुट कर दी थी, इन्होंने दो लाइनें लिखी हैं, इनपुट फर्स्ट नंबर, इनपुट सेकंड नंबर। दो लाइनें इनपुट हो गई, ये दोनों क्या हो रही हैं, इनपुट हो रही है ना। उसके बाद फिर सम की वैल्यू कितनी है, a प्लस बी, ए और बी यूजर्स ने दे दिया ऊपर। और फिर डिस्प्ले भी लिख सकते हैं या फिर प्रिंट भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने y इक्वल टू एक्स प्लस वाई जोड़ा था, इन्होंने सम लिख दिया है। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा, यहाँ सम कैपिटल है तो कैपिटल ही प्रिंट होगा, क्योंकि ये केस सेंसिटिव होता है। आप लोगों ने स्मॉल में लिखा है, ये सम अलग है और ये सम अलग है। तो यहां पर हम लोगों ने लिख रखा है सम इक्वल टू a प्लस बी, और सम को प्रिंट करा दिया और स्टॉप कर दिया, बन गया। अब इसी चीज को हम लोग सिंबल्स में यानी फ्लो चार्ट में कैसे दिखाएंगे, स्टार्ट और स्टॉप तो आपको समझ आ गया। ये कौन सा बॉक्स है जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, ये इनपुट बॉक्स है। तो यहाँ दो इनपुट हो रहे हैं ना, तो दो बार लिखा गया ये इनपुट ए इनपुट बी। फिर मेरे को ये क्या करना है, ये कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा बॉक्स बनाएंगे, प्रोसेसिंग बॉक्स। और आखिरी में हमें आउटपुट देना है, तो आउटपुट के लिए हम लोग क्या बनाएंगे, फिर से इनपुट आउटपुट बॉक्स, और आखिरी में स्टॉप हो जाएंगे। तो सभी को क्लियर हो गया। तो ये जो हमने बनाया ये क्या है, फ्लो चार्ट, और ये जो है एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट ये आपके सिर्फ रफ के लिए होते हैं, इनसे प्रोग्रामिंग का कोई लेना देना नहीं, कि आप सोचें कि हाँ अब इसको कोडिंग बन गई हमारी। अभी कुछ सीखा थोड़ी है आप लोगों ने, आपने तो रफ वर्क किया है अपने से। तो अब मैं अगला क्वेश्चन जो आपको देने जा रहा हूं, देखिए उसी का एक इन्होंने और भी बता दिया, एक ही लाइन में प्रिंट कर दिया है। इनपुट टू नंबर ए एंड बी, मैंने जैसे बताया था, दो ना होकर एक ही बार में इनपुट कर दिया और दोनों को एक साथ आउटपुट निकाल दिया। ठीक, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं और फिर आप लोगों को कुछ HW दे देते हैं। यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि आप लोगों को फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम बनाना है, जिसमें टेम्परेचर कन्वर्ट करना है सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में। अब सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए। क्लियर। तो आप खुद ही दिमाग लगाइए, अगर आपको सेंटीग्रेड से फॉरेनहाइट करना है, ये मान के चलते हैं कि ये हमारा प्रोग्राम है, तो हमें अपने प्रोग्राम को इनपुट क्या देना पड़ेगा, प्रोग्राम को हम लोग क्या देंगे, सेंटीग्रेड देंगे। प्रोग्राम हमारा फॉर्मूला लगाएगा यहाँ पर, और आउटपुट में हमें क्या देगा, फॉरेनहाइट देगा। तो इसमें इनपुट कितना करना है, कितनी चीजें इनपुट होने वाली हैं, एक इनपुट होगा कौन सा, सेंटीग्रेड। फिर प्रोग्राम सॉल्व करेगा अपना, और आउटपुट में कितनी चीज निकलने वाली है, एक, क्या निकलेगा, फॉरेनहाइट। तो प्रोग्राम देखिए कितना सिंपल सा है, स्टार्ट किया,
अब आपको क्या चीज इनपुट करनी है, इनपुट टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड, और उसको क्या नाम दे दिया इन्होंने, सी। आप इतनी अंग्रेजी ना लिखकर सीधा इनपुट ऐसे भी लिख सकते थे, इनपुट द वैल्यू ऑफ सी। ठीक, अब F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32, ये लिखने का एक प्रॉपर तरीका है। क्या मैं इसको ऐसे लिख देता तो क्या आपका आउटपुट सही आता? आप लोगों को बता दें, ये पूरी तरीके से बॉड मास पर काम करेगा। अगर हम ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे या फिर हमने गलत ब्रैकेट लगा दिए तो हमारा आउटपुट गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को, भाई हम इस तरीके से तो लिख ही नहीं सकते, कंप्यूटर में ऐसा लिखने का तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, इसीलिए हमें कंप्यूटर स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसे लिखना पड़ेगा। और एक बार एफ निकल गया तो हमने आउटपुट में एफ निकाल दिया और स्टॉप हो गए। सेम चीज देखिए यहां पर भी तो यही की है, इनपुट किया हमने सी, यहां प्रोसेस किया, आउटपुट कर दिया एफ और स्टॉप हो गए। सभी को क्लियर हो गया? अगर मैं यहां थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं यहां एफ और यहां सी कर दूं, क्या आउटपुट सही आएगा? प्रोग्राम बताइए कहां गड़बड़ कर जाएगा? क्या सेकेंड लाइन सही है? थ्योरेटिकली सेकेंड लाइन सही है, लेकिन यहां गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमेशा अननोन चीज जो है वो लेफ्ट में रहती है। आप भी तो मैथ्स में ऐसे ही करते हैं। अगर मैंने आपसे कहा एरिया निकालना है तो एरिया इक्वल टू एल इंटू बी, आप ऐसे ही तो लिखते हैं, एल इंटू बी इक्वल टू एरिया, ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है ना। हमेशा जो मैथमेटिक्स है उसमें अननोन वेरिएबल जो है जिसको कैलकुलेट करना है उसे लेफ्ट में ही लिखा जाएगा। तो सभी को क्लियर हो गया? तो ये है आप लोगों का। अब आप लोगों के लिए कुछ HW है, तो आप लोग जल्दी जल्दी अपने HW को मार्क कर लीजिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आपको एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट बस ये प्रैक्टिस के लिए, फॉर फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर, दोनों चीजें आपको करनी है। ठीक, तो आप लोग एक क्वेश्चन तो ये करेंगे, फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर? और एक क्वेश्चन और मैं दे देता हूं आप लोगों को, छोटा बड़ा, और उसके बाद से हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक दिन की क्लास और है जिसमें आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बता देंगे, तो आप बड़े आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। और इसकी लिए एक सिंपल सा है, आपको तीनों साइड्स दी गई हैं, ए बी सी, ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तीनों साइड्स आप यूजर से ले लीजिए। तो सभी को क्लियर हो गया? तो ये है आज की एक बेसिक क्लास, ये दोनों क्वेश्चंस आप लोगों को करके दिखाने हैं। अच्छा, एक चीज और आप लोगों को बता दें, जो क्लास की पूरी इंफॉर्मेशन होगी कि क्लास का ज्वाइनिंग लिंक अभी तो ओपन लिंक है, सभी को मिल रहा है। उसके बाद जो आप लोगों का क्लास का ज्वाइनिंग लिंक होगा वो आप लोगों के एप्लीकेशन के अनाउंसमेंट सेक्शन पे आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट क्लास से जब आप लोग ज्वाइन करेंगे तो जो आपने कोर्स ले रखा है, अपना एक्टिव करा रखा है, तो उस कोर्स को ओपन करेंगे, तो कोर्स के ओपन करते ही उसके अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाइएगा और यहाँ पर आपको जूम मीटिंग का लिंक आ जाएगा, पासवर्ड वगैरह सब आ जाएगा, आप लोग उसी से ज्वाइन करिएगा। तो लास्ट मोमेंट पे एक बार दोबारा आप लोगों में से जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके कोई डाउट्स हैं तो आप लोग दोबारा से अपनी क्लास लॉग इन